M1 रिसेप्टर्स का मुझे बताएं कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, फटाफट चैट बॉक्स में बताएं। एक चीजें हमने कल डिस्कस की थी सारी। किसी को भी आइडिया नहीं है कि M1 रिसेप्टर्स, कोर्टेक्स, हिपोकैम्पस, ठीक है, इसको बस शॉर्ट करके आप याद रख लें CNS। ठीक हो गया, इसके अलावा कहाँ पे थे? GI ट्रैक में भी एक जगह पे थे। GI ट्रैक में एक्सोक्राइन ग्लैंड, यस, ठीक है आपका आंसर। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स इन शॉर्ट अगर हम कहें तो गैस्ट्रिक ग्लैंड पे थे, ठीक हो गया। M2 हमारे पास रिसेप्टर्स कहाँ पे थे? M2 हमारे पास थे हार्ट पे। देन M3 हमारे पास कहाँ पे थे? M3 जो रिसेप्टर्स थे वो हमारे पास थे स्मूथ मसल्स पे, एक्सीलेंट। अब वो स्मूथ मसल्स हमारे पास किस चीज के हो सकते हैं? ब्लड वेसल्स के हो सकते हैं। वो स्मूथ मसल्स हमारे पास आई में हो सकते हैं, हमने कल डिस्कस किया था। वो स्मूथ मसल्स हमारे पास GIT के हो सकते हैं। वो स्मूथ मसल्स हमारे पास ब्लैडर के हो सकते हैं। तो ये हमारे पास थे मस्कुरेनिक रिसेप्टर्स की डिस्ट्रीब्यूशन। इसी तरह जो दो हमारे पास बची की मस्कुरेनिक की टाइप्स M4 और M5, वो कहाँ पे थे? CNS में। अब मेन ये याद रखें, आज ये हमारा लेक्चर, सारा लेक्चर इस चीज पे बेस करेगा कि कौन सा रिसेप्टर किस ऑर्गन में है और उस पे कौन सी ड्रग एक्ट करेगी। दूसरी तरफ हमारे पास जो निकोटिनिक रिसेप्टर थे NN, ये हमारे पास कहाँ कहाँ पे थे, फटाफट बताएं चैट बॉक्स में। NN निकोटिनिक रिसेप्टर्स जो कि टाइप 2 निकोटिनिक रिसेप्टर्स थे, ये हमारे पास कहाँ पे थे? कल के लेक्चर में मैंने आपको कहा भी था कि ये रिसेप्टर्स आपको पता होने चाहिए, एक्सीलेंट गैंग्लियंस पे थे। NM हमारे पास कहाँ पे थे? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे थे। ये हमारे पास समरी है किस चीज की, रिसेप्टर्स की डिस्ट्रीब्यूशन की। तो आज हम जो ड्रग्स डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कोलिनोमिमेटिक्स। मिमेटिक का मतलब होता है मिमिक्री, से आप याद रखें, यानी कि नकल उतारना। तो कोलिनोमिमेटिक्स, इधर से हमें क्या पता चल रहा है कि ये ऐसी ड्रग्स होंगी जो कि कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करेंगी, ठीक है, या उसको रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेंगे। इनका जो एक्शन होगा वो किस तरह होगा? एसिटाइल कोलिन लाइक एक्शन होगा। अब एसिटाइल कोलिन सारे रिसेप्टर्स को एक्टिव करवा रहा था, M और मस्कुरेनिक और निकोटिनिक दोनों को, ठीक हो गया। आज हम देखेंगे कि कौन कौन सी ड्रग्स हैं। सबसे पहले ड्रग्स की क्लासिफिकेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको ड्रग्स की क्लासिफिकेशन का पता होना चाहिए कि इस चैप्टर में कौन कौन सी ड्रग्स हैं। जब तक आपको ड्रग्स की क्लासिफिकेशन नहीं आएगी, आपको इंडिविजुअल ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उसके साइड इफेक्ट्स, उसकी यूजेस, उसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस नहीं आएगी। तो सबसे पहले हर चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज क्लासिफिकेशन। अब ये आपके सामने किस चीज की क्लासिफिकेशन शो हो रही है? कोलिनोमिमेटिक्स की, या इनका दूसरा नाम है पैरासिम्पेटोमिमेटिक्स, ठीक हो गया। अब जो हमारे पास क्लासिफिकेशन है, इसके लिए ना मैं ग्रुप में आपके पास शेयर भी कर दूंगा। आपने एक चार्ट लेना है, चार्ट आपको पता होगा कि वाइट ले लें, कोई भी कलर का ले लें। उसके ना आपने छोटे छोटे कार्ड्स बना लेने हैं। इतना कार्ड हो कि वो हैंडी हो, हैंड में आप पकड़ सकें, ज्यादा बड़ा भी ना हो ज्यादा छोटा भी ना हो। और इस क्लासिफिकेशन को इस पे आपने छाप लेना है कार्ड पे। क्या करना है, इधर लिखे चैप्टर नंबर 7 है ये हमारे पास मिनी कीर्तन का, इधर लिखे कोलिनो मिमेटिक्स लिखें इस पे। तो इधर जिस तरह ये ड्रा किया हुआ है ना पूरा ग्राफ, इसके ऊपर ड्रा कर लें। ये कार्ड का आपको क्या फायदा होगा? ये कार्ड का ये फायदा होगा कि ये बना के आप अपने पास रखें, कॉलेज में या हॉस्टल में या घर में, जब भी आपको थोड़ा सा भी फ्री टाइम मिले, खाना खाते वक्त या जैसे भी आप, तो एक कार्ड उठाएं, उसको आप देखते रहें। उसको बार बार जब रिवाइज करेंगे, एक चैप्टर जो है ना हम 2 दिनों में कवर करेंगे। आज हम क्लोइनोमेमेटिक स्टार्ट करेंगे तो कल हमारा एंड हो जाए। तो आज और कल तक आपने क्या करना है कि इसकी क्लासिफिकेशन को पक्का करना है। जब क्लासिफिकेशन आपकी पक्की हो जाएगी तो सारे अगले मसले हल हो जाएंगे। तो एक इस तरह आप कार्ड्स बना लें।
तो इन कार्ड्स को उठते बैठते जब भी आपको टाइम मिले वो रिवाइज करते रहे क्लासिफिकेशन, क्योंकि बार बार बुक खोलना या नोट्स खोलना ना बड़ा मुश्किल काम है। तो वो कार्ड्स होंगे आपके, इस तरह सारी फार्मा के आपके कार्ड्स बन जाएंगे क्लासिफिकेशन के। कार्ड्स का सैंपल भी मैं आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगा, जिस तरह मैंने अपने थर्ड ईयर में कार्ड्स बना के फार्मा को याद किया था। और फार्मा जो मेन टिप है फार्मा को याद करने की वो यही है कि इसको बार बार रिवाइज करें और स्मार्ट स्टडी करें। फार्मा में बहुत ज्यादा नॉलेज है, बंदे को समझ नहीं आती कौन सी चीज करनी है कौन सी चीज नहीं करनी। तो इसके लिए यही है कि जो चीज आपको स्लाइड्स में करवाई जाएगी, साथ साथ आपको मैं बताऊंगा कि ये एससीक्यू है, ये एमसीक्यूज है, ये जस्ट कॉन्सेप्ट के लिए है, ये वाइवा के लिए इंपॉर्टेंट है, ये ओएसपी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो उन चीजों को अब आपने खुद नोट करना है, स्लाइड्स में ये चीज मेंशन नहीं होगी कि कौन सी चीज किस चीज के लिए। जब लेक्चर हो रहा हो तो आप खुद मेंशन करें ये चीज इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब जो क्लासिफिकेशन है ये एससीक्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है, वाइवा के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और एमसीक्यूज के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक होगा, क्लासिफिकेशन करनी किस तरह। अब वो ड्रग जो कि फॉर एग्जांपल ये समझे हमारे पास मस्कुरेनिक रिसेप्टर था, जो ड्रग डायरेक्टली आके रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगी उसको हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग। अब डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग आगे किस तरह की हो सकती हैं कि वो बोथ रिसेप्टर यानी कि वो मस्कुरेनिक को भी करेंगी निकोटीनिक को भी करेंगी। जो दोनों रिसेप्टर्स को करेंगी उनको हम क्या कह सकते हैं, नॉन स्पेसिफिक। नॉन स्पेसिफिक कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो दोनों रिसेप्टर्स को करें। जो किसी एक रिसेप्टर को स्पेसिफिकली करेगी उस ड्रग को हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक ड्रग, यानी कि वो एक किसी एक स्पेसिफिक रिसेप्टर को एक्टिवेट कर रही है। यहां तक मुझे बताएं, जो बातें मैंने बताई हैं आप सबको क्लियर है? फटाफट चैट बॉक्स में सारे मुझे बताएं। बाकी भी रिस्पॉन्ड करें और ट्राई किया करें कि अपने ओरिजिनल नेम के साथ आप ज्वाइन करें, ताकि मुझे पता हो कि कौन सा स्टूडेंट लेक्चर ले रहा है। चलें, अब हम देखते हैं कौन सी ड्रग्स हैं जो मस्कुरेनिक रिसेप्टर को भी एक्टिवेट करेंगी निकोटीनिक को भी करेंगी। वो एक तो हो गया एसिटाइल कोलीन। अब ये जो ड्रग होगी ना, जो ड्रग रेड में क्लासिफिकेशन में मैंने हाईलाइट की होगी, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग। ठीक है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग है, उसके बारे में एमसीक्यू एससीक्यू आना ही आना है। इसी तरह दूसरी है हमारे पास कार्बाकोल। तो अब तक हमने क्या डिस्कस किया कि कार्बाकोल और एसिटाइल कोलीन मस्कुरेनिक को भी एक्टिव करेगी निकोटीनिक को भी एक्टिव करेगी। नेक्स्ट हमारे पास वो ड्रग्स आ गई जो कि मस्कुरेनिक रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करेंगी। उनमें कौन सी है, बथेनिकोल, मेथाकोलिन, पाइलोकार्पिन, मस्कुरेन और लोबिलाइन। अब ये ड्रग्स आपको ना थोड़ी मुश्किल लग रही है क्योंकि फर्स्ट टाइम आप ड्रग्स करें, लेकिन जब आगे एक एक ड्रग की डिटेल करेंगे और स्लोली स्लोली करते जाएंगे तो ये सारी ड्रग्स आपको याद होती जाएंगी। अब निकोटीन कौन सी, एक तो निकोटीन खुद आ गई, वेरिन साइक्लिन, सक्सिनाइल कोलिन, ये हमारे पास होगी निकोटीनिक। तो ये हमारे पास ड्रग्स थी जो कि डायरेक्ट एक्टिंग थी। अब फटाफट मुझे डायरेक्ट एक्टिंग मस्कुरेनिक ड्रग्स किसी दो के नाम बताएं चैट बॉक्स में, फटाफट करें। और लेक्चर पे फोकस किया करें, जो चीज आपको बताई जाती है। एसिटाइल कोलिन, दिस इज नॉन स्पेसिफिक। आई एम सेइंग अबाउट मस्कुरेनिक, जो सिर्फ मस्कुरेनिक रिसेप्टर्स पे करें। बथेनिकोल एक्सीलेंट, पाइलोकार्पिन, मस्कुरेन, लोबीलाइन, मेथाकोलिन। अब वो ड्रग्स आ गई जो कि इनडायरेक्टली एक्ट करेंगी, यानी कि वो इनडायरेक्टली ड्रग्स कौन सी एक्ट करेंगी, वो रिसेप्टर को जाके कुछ काम नहीं करेंगी, रिसेप्टर के साथ उनका कोई लेना देना नहीं है। वो क्या करेंगी, उस एंजाइम को इनहिबिट कर देंगी जिसने एसिटाइल कोलिन की सिंथेसिस को खत्म करना था, यानी एसिटाइल कोलिन की डिग्रेडेशन करवानी थी। तो इनडायरेक्ट ड्रग्स को हम इधर समझते हैं। कल हमने डिस्कस किया था कि एसिटाइल कोलिन जब किसी भी रिसेप्टर पे जाके, फॉर एग्जांपल ये समझ लें मस्कुरेनिक रिसेप्टर है, इधर जाके एसिटाइल कोलिन ये बाइंड किया, तो इधर हमारे पास एक एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम था। उस एंजाइम का क्या काम था, इस एसिटाइल कोलिन को डिग्रेड करवाना,
इसके एक्शन को खत्म करवाना। अब इनडायरेक्टली जो ड्रग्स होंगी वो क्या करेंगी, इस एसिटाइल कोलिनेस्टरेज एंजाइम को इनहिबिट करा देंगी। जब ये एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा, एसिटाइल कोलिन की सिंथेसिस, सॉरी एसिटाइल कोलिन की डिग्रेडेशन इनहिबिट हो जाएगी। तब डिग्रेडेशन इनहिबिट हो जाएगी तो ये जो एसिटाइल कोलिन है इधर ज्यादा देर परसिस्ट करेगा। जब ज्यादा देर परसिस्ट करेगा तो उसका एक्शन आता रहेगा। ये ड्रग्स जो एसिटाइल कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर है उनको हम क्या कह देते हैं, इनडायरेक्टली एक्टिंग। इनडायरेक्टली एक्टिंग इसलिए कह रहे हैं कि उनका रिसेप्टर के साथ कोई काम नहीं है। अब उनमें फर्दर क्लासिफिकेशन है। सबसे पहले आते हैं शॉर्ट एक्टिंग। शॉर्ट एक्टिंग क्या होगा कि 20 to 40 सेकेंड्स, यानी कि बहुत शॉर्ट सा एक्शन होगा उनका। एंड्रोफोनियम उसमें हमारे पास आ गई। देन आ गई इंटरमीडिएट एक्टिंग। इंटरमीडिएट एक्टिंग में याद रखें नियोस्टिग्मीन, फाइसोस्टिग्मीन, पाइरिडोस्टिग्मीन, ये 3 ड्रग्स आपको पक्की याद होनी चाहिए। नेक्स्ट आ गई लॉन्ग एक्टिंग। लॉन्ग एक्टिंग में कौन सी आती हैं, पैराथायोन, मेलाथायोन, सेरिन, ट्यूबिन, ये 4 5 आप याद रखें। तो यहां तक मुझे बताएं क्लासिफिकेशन आपको क्लियर है कि कौन सी ड्रग किस तरह एक्ट कर रही है। मे भी मेरी स्पीड थोड़ी स्लो हो, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि आपको साथ साथ सारी चीजें क्लियर हो जाएं, क्योंकि जब आपको एक बार फार्मा पढ़ने की ट्रिक आ गई ना, फिर सारी चीजें आपके लिए इजी हो जाएंगी। फिर मैं थोड़ी अपनी स्पीड भी तेज कर दूंगा। तो अभी मैं एक इसलिए खोल खोल के एक चीज आपको बता रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए सारी चीज। अब आपका टास्क है कि कल लेक्चर स्टार्ट होने से पहले मैं सब स्टूडेंट से क्लासिफिकेशन सुनूंगा। तो ये क्लासिफिकेशन आपकी असाइनमेंट है, आपने इसको याद करें, फिर उसके बाद लिख के देखें। अगर आपको वैसे नहीं याद हो रही तो बार बार जो है ना लिख के देखें, ताकि आपको अच्छी तरह ये रिटेन हो जाए। अब अगर आ जाते हैं एक एक ड्रग की डिटेल पे। अब डायरेक्ट एक्टिंग मस्कुरेनिक ड्रग्स। अब वो ड्रग्स जो कि मस्कुरेनिक रिसेप्टर्स पे एक्ट करेंगी वो डायरेक्ट है। अब इधर वही उसकी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है। डायरेक्ट कोलिनर्जिक ड्रग्स डायरेक्टली स्टिमुलेट द रिसेप्टर। अब इनमें कौन सी आती हैं, इसकी 2 टाइप्स हैं। एक हमारे पास प्लांट अल्कलाइड्स हैं जिसमें मस्कुरेन, पाइलोकार्पिन। अब पाइलोकार्पिन कहाँ पे यूज होती है, मैंने आपको बताया था कि आई के अंदर हमारे पास M2 रिसेप्टर थे। अब कोई भी ड्रग जो जाके M2 रिसेप्टर को एक्टिव करेगी तो वो आई में क्या करवा रही थी, मायोसिस करवा रही थी। तो पाइलोकार्पिन आई में क्या करवाती है, मायोसिस करवाती है। और इसको कहाँ पे यूज करते हैं, ग्लूकोमा में यूज करते हैं। ये कहानी हम आगे देखते हैं ग्लूकोमा में किस तरह यूज करते हैं। उसके अलावा पाइलोकार्पिन को सजोग्रन सिंड्रोम में भी यूज करते हैं। सजोग्रन सिंड्रोम में क्या होता है कि जो हमारे पास सिक्रीशंस होती है ना बॉडी की, वो कम हो जाती है। जब सिक्रीशंस कम हो जाती हैं, हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास मस्कुरेनी के रिसेप्टर्स होते हैं वो सिक्रीशंस को इंक्रीज करवा रहे थे। जब मस्कुरेनिक रिसेप्टर्स को आके पाइलोकार्पिन एक्टिव करेगी तो जो हमारे पास स्पेसिफिकली माउथ के अंदर सलाइवा होगा तो सलाइवा की सिक्रीशन इंक्रीज हो जाएगी। तो इस तरह ये सजोगरन सिंड्रोम को ट्रीट करती है। नेक्स्ट हमारे पास आगे कोलिनेस्टरेज ईस्टर्स। अब ईस्टर्स में हम देखेंगे कि शॉर्ट एक्टिंग होते हैं और इंटरमीडिएट लॉन्ग एक्टिंग ही हमने देखा। अब जो हमारे पास शॉर्ट एक्टिंग थी वो क्या होगा, नॉन स्पेसिफिक होगा और बहुत शॉर्ट टाइम के लिए उनका एक्शन होगा। तो उसको सिर्फ हम एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं या डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। यानी कि किसी डिजीज को डायग्नोस करना है तो उसमें वो यूज कर लें। इसी तरह मेथाकोलिन, मेथाकोलिन को टेकिकार्डिया जब हो जाए उसमें यूज करते हैं। और मेथाकोलिन की जो हमारे पास सेंसिटिविटी है वो M2 के लिए ज्यादा है एज कंपेयर टू M1। तो दिस इज MCQ's पॉइंट। अब सारी ड्रग्स जो है ना वो मस्कुरेनिक है, लेकिन हर ड्रग की कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। कोई M1 को ज्यादा एक्टिव करेगी, कोई M2 को ज्यादा एक्टिव करेगी, कोई M3 को ज्यादा एक्टिव करेगी। तो जो ड्रग जिस रिसेप्टर को एक्टिव करेगी उसके हिसाब से हम उसको यूज करेंगे। ये जो यूजेस हैं ये हम आगे अभी देखेंगे। अब एक एक ड्रग की क्लासिफिकेशन। अब ये जो टेबल है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट टेबल्स जो मैंने आपको कहा है कि आपने अपने बनाने हैं चार्ट्स रिवाइज करने के लिए, क्विक रिवीजन के लिए, तो उस उनमें आप ये टेबल्स भी ऐड कर सकते हैं अगर आप ऐड करना चाहें तो। सबसे पहले हम देखते हैं बथेमिकोल। अब बथेमिकोल मस्कुरेनिक ड्रग थी, ठीक है। और ये सिर्फ एक ऐसी ड्रग है जो कि M3 रिसेप्टर पे एक्ट करती है। अब M3 रिसेप्टर्स कहाँ पे थे, स्मूथ मसल्स पे थे। तो बथेमिकोल जहां भी स्मूथ मसल्स हो गए उधर एक्ट करेगी। ये GIT पे भी एक्ट करेगी, यूरिनरी ब्लैडर पे भी एक्ट करेगी। अब
मैं आपको कहानी समझाता हूँ इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। ये समझे हमारे पास क्या है, यूरिनरी ब्लैडर है। अब इधर ये सारे स्मूथ मसल्स हैं। अब इनके ऊपर है M3 रिसेप्टर। अब बंदे को हमने, उसको क्या हो गया कि ये जो डिट्रूसर मसल्स है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते। एक मोटी मोटी ये चीज समझ लें, ये जो ब्लैडर के मसल्स है ना, जिनको डिट्रूसर मसल्स कहते हैं, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो बंदा यूरिनेट करता है, ठीक है। अब हमने क्या किया, उस बंदे को दे दी बथेमिकोल। इस बथेमिकोल ने M3 रिसेप्टर्स को एक्टिव करवाया, M3 रिसेप्टर्स ने कॉन्ट्रैक्शन की तो वो बंदे को यूरिन पास हो गया। अब ये था इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो इसको यूज कहाँ करें, एटोनिक ब्लैडर, यानी कि ऐसी डिजीज जिसके अंदर ब्लैडर की टोन खत्म हो जाए, यानी कि ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट ना कर पा रहा हो। इसी तरह बावल एटोनी, यानी कि इंटेस्टाइन की जो मूवमेंट है, पेरिस्टालसिस है, वो खत्म हो जाए, उसको इंक्रीज करने के लिए हम दे सकते हैं। तो यहां से हमें क्या पता चला, बथेमिकोल इज यूज्ड फॉर एटोनिक ब्लैडर एज वेल एज फॉर बावल एटोनी। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है इसका, M3 रिसेप्टर्स को एक्टिव करवाते हैं। अब इसका स्पेसिफिक फीचर है। अब ये जो स्पेसिफिक फीचर्स हैं, ये आपको MCQs में आ सकते हैं कि ये एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम से हाइड्रोलाइज नहीं होती, डिट्रूसर मसल को स्टिमुलेट करेगी, ट्राइगोन को रिलैक्स करेगी, स्फिंक्टर को रिलैक्स करेगी। जब ये तीनों काम करेगी तो बंदे को फैसिलिटेट करेगी किस चीज में, यूरिनेशन में फैसिलिटेट करेगी। इसी तरह आगे हमारे पास पाइलोकार्पिन। पाइलोकार्पिन हमारे पास M3 पे एक्ट करती है। अब पाइलोकार्पिन की देखें, M3 हर जगह है, लेकिन इसकी जो ज्यादा सेंसिटिविटी है वो किस चीज के लिए है, आइस के लिए। तो आइस के अंदर जो सिलरी मसल्स हैं और जो स्फिंक्टर प्यूपिलाई मसल है, उन पे ही एक्ट करती है। जब आइस के अंदर ये एक्ट करती है तो आई के अंदर इसका क्या रोल आ गया, आई में ये क्या करवाती है, माइयोसिस करवाती है, यानी कि प्यूपल की कॉन्स्ट्रिक्शन करवाती है। माइयोसिस होती है प्यूपल की कॉन्स्ट्रिक्शन। अब इसको कहाँ यूज करते हैं, ग्लूकोमा में। कौन से ग्लूकोमा में, ओपन एंगल ग्लूकोमा, क्लोज एंगल ग्लूकोमा, ओकुलर हाइपरटेंशन और सजोगरन सिंड्रोम। अब ओपन एंगल क्लोज एंगल ग्लूकोमा क्या होता है, ये मैं आपको समझाता हूँ। ये देखिए, ये हमारे पास आई का स्ट्रक्चर है। आपको पता होना चाहिए, ये हमारे पास लेंस पड़ा है, इसके आगे आइरस होता है, और ये हमारे पास कॉर्निया। कॉर्निया और आइरस के दरमियान ना एक एंगल होता है हमारे पास, जो ये आपको एंगल नजर आ रहा है। अब ये जो एंगल है ना, इसके अंदर होता है ट्रेबुकुलर मेशवर्क। इस ट्रेबुकुलर मेशवर्क का क्या काम होता है कि ये जो सिलरी बॉडीज होती है ना, इधर से प्रोड्यूस हो रहा होता है एक्वेस ह्यूमर। इस एक्वेस ह्यूमर का क्या काम है कि वो लेंस को, ये आईज के जो पार्ट्स है ना, इनको न्यूट्रिशन फराहम करता है। तो ये एक्वेस ह्यूमर इधर से फ्लो करता करता, इधर से प्रोडक्शन है सिलरी बॉडी से, फ्लो करता करता आगे आया, यहां से ट्रेबुकुलर मेशवर्क से ये ड्रेन हो गया, यानी कि उधर से ये ड्रेन हो जाएगा। अब ये तो नॉर्मल हमारे पास। अब क्या होगा, किसी वजह से अगर ये एंगल जो है ना, ट्रेबुकुलर मेशवर्क के अंदर कोई फॉल्ट आ जाए, यानी कि या तो इसकी सिक्रीशन ज्यादा हो जाए एक्यूस ह्यूमर की, या इसकी ड्रेनेज कम हो जाए। सिक्रीशन अगर ज्यादा हो जाए या इसकी जो ड्रेनेज है वो कम हो जाए। जब सिक्रीशन ज्यादा होगी, ड्रेनेज कम होगी, क्या होगा, जो एक्यूस ह्यूमर है वो ज्यादा हो जाएगा। जब एक्वियस ह्यूमर ज्यादा होगा तो आई के अंदर क्या होगा, प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, इंट्रा ओकुलर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। जब इंट्रा ओकुलर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा तो वो लेंस को पीछे की तरफ धकेलेगा। जब लेंस पीछे की तरफ जाएगा तो उस बंदे को सही नजर नहीं आएगा। इस कंडीशन को हम कहते हैं ग्लूकोमा। अब इसकी दो टाइप्स हैं। टाइप्स कौन कौन सी हैं, ओपन एंगल, क्लोज एंगल। ओपन एंगल में क्या होता है कि ये जो हमारे पास ट्रेबुकुलर मेशवर्क होता है ना, इसके अंदर कोई फॉल्ट आ जाता है, और ये जो आइरस और कॉर्निया के दरमियान एक एंगल होता है ना, वो सही रहता है। ऑन द अदर साइड जो ट्रेबुकुलर मेशवर्क होता है हमारे पास क्लोज एंगल में, उधर देखें कि ये जो एंगल था कॉर्निया और आइरस के दरमियान, ये एंगल बिल्कुल बंद हो गया। तो इधर से जो एक्वस ह्यूमर आ रहा था वो आगे फ्लो ही नहीं कर पाएगा। तो मुझे बताएं कि क्लोज एंगल ग्लूकोमा इज अ इमरजेंसी, क्योंकि इसमें तो थोड़ा बहुत ड्रेन हो रहा था, ड्रेनेज कम हो गई थी या सक्रीशन ज्यादा था। इसमें तो बिल्कुल ही ड्रेन नहीं होगा क्लोज एंगल में। तो क्लोज एंगल ग्लूकोमा इज अ इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी। अब इसीलिए ग्लूकोमा को हम ट्रीट करने के लिए देते हैं। ग्लूकोमा में करेगी क्या वो ड्रग,
जो हम पाइलोकार्पिन हमने कहा कि दे रहे हैं। अब यहाँ पे देखें अगेन रेपिटेशन, ये देखें ओपन एंगल दिखाया हुआ है आपको ग्लूकोमा, यहाँ पे देखें क्लोज एंगल ग्लूकोमा दिखाया हुआ है। अब जब उस बंदे को आप पाइलोकार्पिन देंगे, वो क्या करेगी, जो हमारे पास ये मसल्स हैं स्फिंक्टर प्यूपिलाई और सिलियरी बॉडीज के, इन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवा देगी। जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो आई का ये जो सारा सिस्टम है ना, ये छोटा हो जाएगा। जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए, प्यूपल कंस्ट्रिक्ट करेगा तो ये छोटा हो जाएगा। उससे क्या होगा कि ये जो एंगल क्लोज हुआ था, ये एंगल जो बंद हुआ था, वो एंगल वाइड हो जाएगा। पहले फॉर एग्जांपल इतना एंगल था, पाइलोकार्पिन आपने दी, ये सारा सिस्टम जो है ना कॉन्ट्रैक्ट कर गया। जब ये सारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर गए तो ये एंगल इस तरह खुल के बड़ा हो जाएगा। जब ये एंगल बड़ा हो जाएगा तो ये फैसिलिटेट करेगा एक्वियस ह्यूमर की ड्रेनेज को। तो इससे क्या होगा, ग्लूकोमा ट्रीट हो जाएगा। ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है किस चीज का, पाइलोकार्पिन का। अब पाइलोकार्पिन इज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर इमरजेंसी लोअरिंग प्रेशर ऑफ ओपन एंगल एंड क्लोज एंगल ग्लूकोमा। यहां तक मुझे बताएं, पाइलोकार्पिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको क्लियर है? सारे रिस्पॉन्ड करें काइंडली। अगर कोई चीज आपको नहीं समझ आई तो आपने मुझे उधर ही रोक देना, मैं अगेन रिपीट कर दूं। ग्लूकोमा की टाइप्स एंड एवरीथिंग क्लियर अप टिल नाउ? फार्मा को आपने इस तरह पढ़ना है। अब मेन चीज इसमें से आपने क्या याद रखनी है, ये जो मैंने रेड बॉक्स स्लाइड में ऐड किया हुआ ये वाला, मेन आपने ये याद रखना है बस कि पाइलोकार्पिन ड्रग ऑफ चॉइस है किसके लिए, ओपन एंगल ग्लूकोमा, क्लोज एंगल ग्लूकोमा। अब इसके पीछे क्या साइंस है सारी, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। ये साइंस पेपर में आपसे कोई नहीं पूछेगा। जब आपको इस साइंस का कॉन्सेप्ट होगा तो ये दो लाइंस याद करना आपके लिए कोई बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। अब तक हमने दो ड्रग्स डिस्कस कर ली, कौन सी, बथेमिकोल। बथेमिकोल कहाँ पे यूज कर रहे थे, एटोनिक, एटोनिक ब्लैडर में। और दूसरी कहाँ पे कर रहे थे, एटोनिक जीआईटी में। ठीक हो गया। अब दूसरी हमने कौन सी ड्रग की, पाइलोकार्पिन। पाइलोकार्पिन कहाँ पे यूज कर रहे थे, ग्लूकोमा में, ओपन एंगल और क्लोज एंगल ग्लूकोमा। और पाइलोकार्पिन कहाँ पे यूज कर रहे थे, बताएं जरा मुझे। एक और भी हमने ट्रीटमेंट पढ़ी है अभी पाइलोकार्पिन की, फटाफट बताएं। स्टार्ट वाली स्लाइड में मैंने आपको बताया था, सिक्रीशंस को ज्यादा करने के लिए। किस डिजीज में सिक्रीशंस कम हो जाती हैं और उनको हम ज्यादा करते हैं, एक्सीलेंट ईमान, sjogren सिंड्रोम में। तो यहां तक मुझे बताएं, दो ड्रग्स के यूजेस आपको क्लियर हो गए। अब नेक्स्ट हम तीसरी पे चलते हैं। तीसरी हमारे पास कौन सी है, डायरेक्ट एक्टिंग मेथाकोलिन। मेथाकोलिन, मेथाकोलिन क्या है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्टर है। यानी कि जो हमारे पास लंग्स के अंदर M3 रिसेप्टर्स होंगे ना लंग्स के स्मूथ मसल्स पे, जो उधर हमारे पास करेगी मेथाकोलिन। अब वो क्या करती है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन। तो इसको हम कहाँ पे यूज करते हैं, चैलेंज टेस्ट में। चैलेंज टेस्ट कब करते हैं, एस्थमा को चेक करने के लिए। ठीक हो गया। बस आप इतना याद रखें, चैलेंज टेस्ट करते हैं एस्थमा को चेक करने के लिए, और उसमें आप मेथाकोलिन देते हैं। नेक्स्ट आ गई डायरेक्ट एक्टिंग नॉन स्पेसिफिक ड्रग्स। अब उसमें हमने पढ़ी थी दो ड्रग्स, नॉन स्पेसिफिक मीन दोनों रिसेप्टर पे एक्ट करेगी, मस्कुरेनिक पे भी, निकोटीनिक पे भी। उसमें एक हमने पढ़ी थी एसिटाइल कोलिन और दूसरी कार्बाकोल। अब एसिटाइल कोलिन की क्या इंडिकेशन है, इसकी बहुत ज्यादा शॉर्ट हाफ हाफ लाइफ होती है। यानी कि ये अगर जो आप बाहर से एसिटाइल कोलिन इंजेक्ट करते हैं किसी बंदे को, तो वो फौरन जो है ना डिग्रेड हो जाएगी, तो उसका एक्शन नहीं आता। तो दैट्स द रीजन एसिटाइल कोलिन को क्लिनिकली एज ए ड्रग यूज नहीं करते आप। इसी तरह जो कार्बाकोल है वो क्या करती है, कंस्ट्रिक्ट करती है किसको, प्यूपल को। जब प्यूपल कंस्ट्रिक्ट करेगी तो इसका कहाँ रोल आ जाएगा, ग्लूकोमा के अंदर रोल आ जाएगा। तो ग्लूकोमा की हमने दो ड्रग्स पढ़ ली अब तक। कौन कौन सी, मुझे चैट बॉक्स में बताएं, ग्लूकोमा की दो ड्रग्स हमने कौन कौन सी पढ़ ली हैं अब तक। मैं इस तरह साथ साथ आपको एक्टिव रखूंगा ताकि आपको अभी के अभी लेक्चर याद हो जाए सारा। ग्लूकोमा के अंदर कौन सी दो ड्रग्स, एक्सीलेंट, पाइलोकार्पिन एंड कार्बाकोल हमने देख लिया। अब इट इज क्वाटर्नरी अमाइन। क्वाटर्नरी अमाइन, अभी आपने सिर्फ इतना याद रखें कि जो कार्बाकोल थी वो क्वाटर्नरी अमाइन थी। मैं आगे जाके बताता हूँ क्वाटर्नरी अमाइन और टर्शरी अमाइन का क्या डिफरेंस है। अब देखें, ये वही रेपिटेशन है
कि एसिटाइल कोलिन आपने दी, बाहर से एक बंदे को इंजेक्ट की, फॉर एग्जांपल इंट्रावीनस रूट से दी, वो ब्लड के अंदर गई, वो जो हमारे पास ब्लड के अंदर ना डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं, एसिटाइल कोलिनेस्टरेज, सूडो कोलिनेस्टरेज, ब्यूटाराइल कोलिनेस्टरेज, वो क्या करते हैं, एसिटाइल कोलिन को हाइड्रोलाइज करवा देते हैं। जब एसिटाइल कोलिन हाइड्रोलाइज हो जाएगी तो इसका कोई रोल नहीं है एज ए ड्रग, एसिटाइल कोलिन रोल एज ए ड्रग कोई रोल नहीं है इसका। क्यों? ब्लड में जाते ही हाइड्रोलाइज हो जाती है, इट हैज वेरी शॉर्ट हाफ लाइफ। अगेन ये वही स्लाइड बताई हुई है आपको कि जब आप ब्लड वेसल्स के अंदर आईवी रूट से एसिटाइल कोलिन देंगे तो वो फौरन डिग्रेड हो जाएगी, किन एंजाइम से, सूडोकोलिनेस्ट्रेज, ब्यूटेराइल कोलिनेस्ट्रेज। तो दैट्स द रीजन के एसिटाइल कोलिन को हम थेरेपी में यूज नहीं कर सकते। अब एक छोटी सी बात आपने याद रखनी है, तो ये स्लाइड आपको बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं है अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो। नेक्स्ट हमारे पास आ गई इनडायरेक्ट एक्टिंग। अब इनडायरेक्ट एक्टिंग कौन सी थी? जो एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम को इनहिबिट कर रही थी। अब वो ड्रग्स होंगी जो कि एसिटाइल कोलिन को ज्यादा करेंगी। अब एसिटाइल कोलिन दोनों जगह पे एक्ट कर रहा था, मस्कुरेनिक पे भी, निकोटिनिक पे भी। तो इसका क्या मतलब हुआ? जो इनडायरेक्ट कोलिनर्जिक ड्रग्स हैं वो हमारे पास नॉन स्पेसिफिक हैं। अब इनकी दो टाइप्स हैं, कौन सी? रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। अब जो इरिवर्सिबल है उनको हम यूज नहीं करते ट्रीटमेंट में। क्यों? क्योंकि वो जो एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम है उसको पक्का पक्का इनहिबिट कर देंगी। तो हमें ऐसी ड्रग नहीं चाहिए जो उस एंजाइम को पक्का पक्का इनहिबिट कर दे। हम वो ड्रग यूज करते हैं जो इसको कुछ टाइम के लिए इनहिबिट कर दे, यानी कि रिवर्सिबल ड्रग्स आर यूज्ड इन ट्रीटमेंट। अब रिवर्सिबल एंटी कोलिनेस्ट्रेज कौन सी ड्रग्स हैं? फाइसोस्टिग्मीन। अब फाइसोस्टिग्मीन हमारे पास क्या है? टर्शरी अमाइन है। पीछे हमने एक पढ़ी थी कौन सी ड्रग? कार्बाकोल। कार्बाकोल क्या थी? टर्शरी अमाइन थी या क्वाटरनरी अमाइन थी? चैट बॉक्स में बताएं मुझे फटाफट। एक्सीलेंट। कार्बाकोल इज क्वाटरनरी अमाइन। अब दूसरी हमने पढ़ ली फाइसोस्टिग्मीन इज टर्शरी अमाइन। अब मैं आपको बताता हूं कि जो हमारे पास होता है ना ब्रेन, ये समझे हमारा ब्रेन है, इधर हमारे पास एक चीज होती है ब्लड ब्रेन बैरियर। यानी कि यहाँ पे ब्लड आ रहा है, यहाँ पे ब्रेन और इसके दरमियान होगा ब्लड ब्रेन बैरियर। अब जो हमारे पास टर्शरी अमाइन होती है ना, वो क्या होती हैं? नॉन आयोनाइज्ड। अब जर्नल फार्मा में मैंने आपको पढ़ाया था कि जो नॉन आयोनाइज्ड ड्रग होती हैं वो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकती हैं या नहीं क्रॉस कर सकती? फटाफट बताएं मुझे चैट बॉक्स में। जिन स्टूडेंट्स ने मेरे लेक्चर्स लिए हैं जर्नल फार्मा के, वो बताएं मुझे कि जो नॉन आयोनाइज्ड ड्रग है वो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकती है? यस, एक्सीलेंट। तो नॉन आयोनाइज्ड ड्रग इजीली क्रॉस कर सकती हैं ब्लड ब्रेन बैरियर को। तो जो टर्शरी अमाइन होंगे ना, इनका साइड इफेक्ट क्या आएगा कि ये जल्दी से ब्रेन के अंदर पहुंच जाते हैं, क्योंकि ये नॉन आयोनाइज्ड है तो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकते हैं। तो इस वजह से कोई ऐसी अगर पॉइजनिंग हो जाए जिसने डायरेक्ट जाके ब्रेन पे एक्ट किया है, तो उनमें हम इनको यूज कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड कौन सी ड्रग्स हमारे पास आई? पाइरिडोस्टिगमीन और नियोस्टिगमीन। ये हमारे पास क्या है? क्वाटरनरी अमाइन है। जो क्वाटरनरी अमाइन है, ये देखें इसके साथ चार अमाइन है और यहाँ पे H पॉजिटिव है, तो ये क्या है? आयोनाइज्ड ड्रग है। जो आयोनाइज्ड ड्रग है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकती। तो इधर से हमें क्या पता चला कि अगर हमें कोई ऐसी ड्रग देनी है जो कि ब्रेन के ऊपर इफेक्ट ना करे, यानी कि ब्रेन, हम चाहते हैं कि वो ब्रेन के ऊपर जाके इफेक्ट ना करे, तो हमें कौन सी ड्रग देनी पड़ेगी? क्वाटरनरी अमाइन देनी पड़ेगी ताकि वो ब्रेन के अंदर ना जाए।
जो टर्शरी अमाइन है वो कहाँ जाएगी, ब्रेन के अंदर जाएगी। तो ये डिफरेंस है हमारे पास क्वाटर्नरी अमाइन और टर्शरी अमाइन का। अब आपको पता होना चाहिए, मुझे बताएं चैट बॉक्स में फटाफट, टर्शरी अमाइन कौन कौन सी ड्रग्स थी। नेम वन टर्शरी अमाइन ड्रग। ये जो सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये एमसीक्यूज पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट। कौन सी ड्रग है, फाइसोस्टिग्मिन, एक्सीलेंट। क्वाटर्नरी अमाइन कौन सी हमारे पास होगी, पाइरिडोस्टिग्मिन एंड नियोस्टिग्मिन। और एक हमने पीछे भी पढ़ी थी क्वाटर्नरी अमाइन कौन सी थी, कार्बाकोल, एक्सीलेंट। अब इनके यूजेस कहाँ हैं, अब ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे यूज हो सकती है। कौन कौन सी, नियोस्टिग्मीन और फाइसोस्टिग्मीन। कहाँ यूज करते हैं, कोबरा बाइट, स्नेक अगर बाइट कर रहे हैं तो एंटी स्नेक विनोम जो होता है ना, उसके अंदर ये दोनों ड्रग्स भी ऐड होती हैं, नियोस्टिग्मीन और पाइरिडोस्टिग्मीन। इसी तरह मस्कुरेनिक रिसेप्टर्स को अगर रोल हो देखें हम, तो कहाँ यूज करते हैं, पैरालिटिक इलियस में, यूरिनरी रिटेंशन में यूज करते हैं। लेकिन एटोनिक ब्लैडर में इसको यूज नहीं करते, ये बात आपने याद रखनी। एडवर्स इफेक्ट क्या है, अब एडवर्स इफेक्ट ये है कि मस्कुरेनिक सिम्टम्स आर द एडवर्स इफेक्ट। यानी कि अब जब एक बंदे को आपने एंटी कोलिनेस्ट्रेज ड्रग दी या एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर दी, उसने बॉडी में जाके क्या किया, एसिटाइल कोलिन का लेवल ज्यादा करवा दिया। अब सारी बॉडी में एसिटाइल कोलिन का लेवल ज्यादा हो गया, तो हमें तो सिर्फ एक जगह पे एसिटाइल कोलिन का लेवल ज्यादा चाहिए था। फॉर एग्जाम्पल इसको आप दे रहे हैं पैरालिटिक इलियस में। पैरालिटिक इलियस क्या होती है कि जो आइलियम होती है ना, उसकी पेरिस्टालसिस मूवमेंट नहीं होती आफ्टर सर्जरी ड्यू टू स्ट्रेस। तो पैरालिटिक इलियस को ट्रीट करने के लिए हमने उस बंदे को क्या दी, कोई भी एक ड्रग दे दी। फॉर एग्जाम्पल हमने दी नियोस्टिग्मिन। अब उस नियोस्टिग्मिन ने पैरालिटिक इलियस को तो ठीक कर दिया, लेकिन जो बाकी बॉडी के सिस्टम थे उनमें भी एसिटाइल कोलिन को इंक्रीज करवा दिया। तो बाकी जिन सिस्टम्स में इसने इंक्रीज करवाया, वो उसके क्या हो जाएंगे, साइड इफेक्ट हो जाएंगे। मेन जो इसका रोल था वो तो पैरालिटिक इलियस के लिए हमने दी, उसके अलावा जिन सिस्टम्स को ये एक्टिव करेगी, तो उधर जो इफेक्ट प्रोड्यूस होगा उनको हम क्या कहेंगे, साइड इफेक्ट ऑफ दिस ड्रग या एडवर्स इफेक्ट ऑफ दिस ड्रग। अब एंड्रोफोनियम, स्टार्ट में हमने पढ़ा था शॉर्ट एक्टिंग एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर है। तो इसको कहाँ यूज करते हैं, माइस्थीनिया ग्रेविस की डायग्नोसिस में यूज करते हैं। तो उस टेस्ट का क्या नाम है, टेंसिलोन टेस्ट कहते हैं। अब टेंसिलोन टेस्ट क्या होता है हमारे पास, एक यूज इसका ये हो गया। एंड्रोफोनियम के यूजेस वाइवा में पूछते हैं आपसे कि एंड्रोफोनियम के यूजेस बताएं। तो नॉर्मली ये शॉर्ट एक्टिंग होती है, तो इसको हम जो है ना एज ए ड्रग नहीं दे सकते, लेकिन एज ए डायग्नोस्टिक ड्रग इसको यूज कर सकते हैं। किस तरह, माइस्थीनिया ग्रेविस में टेंसिलोन टेस्ट में यूज करते हैं, और कोलिनर्जिक वर्सेस माइस्थीनिक क्राइसिस, इनको डिफरेंशिएट करने के लिए यूज करते हैं। ये डिफरेंशिएट किस तरह करते हैं, ये कल के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। अब आ गया एंड्रोफोनियम। अच्छा, अगर ये मीटिंग एंड हो जाए तो सेम लिंक के साथ आपने अगेन ज्वाइन करना। एंड्रोफोनियम इज शॉर्ट एक्टिंग एंड इट इज आल्सो क्वाटर्नरी अमाइन। इसको कहाँ यूज करते हैं, डायग्नोसिस ऑफ मैस्थीनिया ग्रेविस में। नियोस्टिग्मिन, पाइरिडोस्टिग्मिन, बोथ आर क्वाटर्नरी अमाइन। इसको कहाँ यूज करते हैं, पैरालिटिक इलियस, यूरिनरी रिटेंशन, माइस्थीनिया ग्रेविस, और रिवर्सल ऑफ नॉन डिपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर। ये सीएनएस के अंदर पूरा चैप्टर है, तब आपको डिस्कस करवाऊंगा। इस स्लाइड में एक गलती है, मुझे बताएं क्या गलती है इस स्लाइड में। अभी मैंने पीछे आपको पढ़ाया है, इस स्लाइड में ये गलती है, मुझे फटाफट गलती बताएं क्या स्लाइड में गलती है। ये मैंने जानबूझ के ऐड किया था ताकि मैं देख सकूं भी आप कितने कंसंट्रेशन के साथ लेक्चर ले रहे हैं। एक्सीलेंट ईमान। फाइसोस्टिग्मीन हमने अभी डिस्कस किया था, इज टर्शरी अमाइन। तो ये मिस्टेक है इधर, ठीक हो गया। फाइसोस्टिग्मीन को क्या यूज कर रहे थे, ग्लूकोमा में और एट्रोपिन ओवरडोज में। अब एट्रोपिन क्या करती है, मस्कुरेनिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती है, ये एंटी मस्कुरेनिक ड्रग है। तो अगर फॉर एग्जांपल आप समझें, जो फाइसोस्टिग्मीन है वो कोल्ड वाटर है, और जो एट्रोपिन है वो हॉट वाटर है। अब हॉट वाटर को आपने मिक्स करेंगे कोल्ड वाटर के साथ, तो दोनों का इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो जाएगा।
इसी तरह एट्रोपिन का ऑपोजिट फाइसोस्टिगमीन है। तो फाइसोस्टिगमीन की पॉइजनिंग में एट्रोपिन यूज करेंगे, एट्रोपिन की पॉइजनिंग में फाइसो फाइसोस्टिगमीन यूज करेंगे। यहां तक मुझे बताएं, सारी चीजें आपको क्लियर हैं? मेरी स्पीड ज्यादा तेज तो नहीं है? सारी चीजें आपको क्लियर हैं? बाकी भी रिस्पॉन्ड करें। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमने पीछे बात की कि जो हमारे पास एंड्रोफोनियम थी उसको हम किस में यूज कर रहे थे, टेंसिलोन टेस्ट में। अब हम देखते हैं टेंसिलोन टेस्ट क्या होता है। अब एट्रो सबसे पहले तो जो मैस्थीनिया ग्रेविस है ना, उसमें आप ये बात याद रखें कि जो हमारे पास न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स होते हैं ना, उनके अगेंस्ट ऑटो एंटीबॉडीज बनी होती हैं। वो क्या करती हैं, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स की डिग्रेडेशन करवा देती हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखें, ये हमारे पास न्यूरोमस्कुलर जंक्शन था, इधर फॉर एग्जाम्पल 100 हमारे पास रिसेप्टर थे। तो क्या हुआ, एंटीबॉडीज बनी, उन्होंने 100 में से 80 रिसेप्टर्स को डिस्ट्रॉय करवा दिया। पीछे हमारे पास बचे सिर्फ 20 रिसेप्टर्स, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स। अब ये मीटिंग एंड हो जाए तो सेम लिंक के साथ आपने ज्वाइन करना है। अच्छा, ये मीटिंग एंड हो जाए, फिर नेक्स्ट मीटिंग में मैं आपको ये समझाता हूँ।